मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य हिंदी, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में उपन्यास मानस का हंस जो अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है उसके तत्वों के बारे में, यानी उपन्यास के जो तत्व हैं उनके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। कल हमने कथा वस्तु के बारे में जाना और आज मैं आपको द्वितीय जो तत्व है उसका चरित्र चित्रण या पात्र जो योजना उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि कथा वस्तु के बाद चरित्र चित्रण को ही उपन्यास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। उपन्यास की कथा मूलतः मानव तथा उसके जीवन पर ही आश्रित होती है। पात्रों के चरित्र चित्रण में कौन कौन से गुण एवं अवगुण पाए जाते हैं, उनके ही आधार पर मानव की मानवता को भली भांति परखा जा सकता है। एक मनुष्य के क्रियाकलाप से किस सीमा तक उसके चरित्र का अनुमान लगाया जा सकता है, सामाजिक परिस्थितियां कहाँ तक मनुष्य को उसके जीवन में प्रभावित करती हैं, इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से ही उपन्यासकार कृति में अपने अनेक पात्रों का निर्माण करता है जो अपने आदर्श चरित्र एवं सामाजिक सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करते हैं। यदि उपन्यासकार अपने उपन्यासों में प्रभावशाली चरित्रों की सृष्टि नहीं करता तो उसकी कृति पाठकों के लिए रसहीन हो जाती है। उपन्यास के पात्रों में सजीवता है तो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रह सकती। यदि इस गुण का अभाव होता है तो वह अभावहीन लगता है। आधुनिक उपन्यास में चरित्र चित्रण को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। उपन्यास मानव चरित्र का चित्र है, अतः उसमें मानव के स्वभाव, गुण, रुचियों, कार्य व्यापारों का उसके अंतर्मन के तल स्पर्शी अध्ययन विश्लेषण से संतुष्ट चित्रण अपेक्षित है। उपन्यासकार का मुख्य कर्तव्य यह होना चाहिए कि उपन्यास व्यक्ति विशेष के लिए न होकर जन साधारण के लिए हो। उसके पात्र साधारण प्राणी हो जो सबकी तरह हंसते खेलते बोलते हों। उनका प्रत्येक भाव सामाजिक प्राणियों की तरह हो जो इस पृथ्वी पर दिन और रात यापन करते हैं। कथाकार को चाहिए कि पात्रों के बाह्य एवं आंतरिक द्वंद्व का सफलतापूर्वक चित्रण करे। कथानक और पात्र अन्योन्याश्रित हैं। उपन्यास की हर घटना उसके पात्रों के चरित्र में ही निहित होती है। कृति में चरित्र चित्रण स्वाभाविक तथा सजीवतापूर्ण होना चाहिए। चरित्र का उत्थान एवं पतन स्वतः ही धीमी गति से आगे बढ़ना चाहिए जिससे पाठक भी उन पात्रों से रस प्राप्त करने लगे तथा उनके सुख से सुखी और दुख से दुखी होने लगे। उपन्यास में मानव चरित्र एवं कार्य व्यापारों का अधिकाधिक व्यापक, स्पष्ट और स्वाभाविक एवं कलापूर्ण चित्रण होता है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने उपन्यास के बारे में कहा है कि उपन्यास मानव जीवन का चित्रण है, अतः मानव चरित्र का विश्लेषण उसकी रोचकता और रमणीयता का प्रधान कारण हो जाता है। यथार्थ और समुचित प्रभाव के साथ चरित्र चित्रण करना उपन्यास की सफलता का द्योतक है। पात्रों की सजीवता और क्रियाशीलता
उपन्यास का प्राण होती है। चरित्र चित्रण की प्रभावमयी पूर्णता पर ही महान उद्देश्यों की अवतारणा संभव है। डॉक्टर गुलाब राय ने उपन्यास में चरित्र चित्रण को महत्वपूर्ण बताने में संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा है कि यदि उपन्यास का विषय मनुष्य है तो चरित्र चित्रण उपन्यास का महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व उसके चरित्र में ही है। चरित्र द्वारा ही हम मनुष्य के रूप को प्रकाश में लाते हैं। चरित्र में ही मनुष्य का बाहरी आपा यानी रूप और भीतरी रूप दोनों ही आ जाते हैं, ऐसा बाबू गुलाब राय का मंतव्य है। यदि हम उपन्यास के पात्रों के चरित्र विकास की ओर दृष्टिपात करें तो ये कहना अनुचित न होगा कि उपन्यासकार की वर्णन शैली पर ही आश्रित है। उपन्यासकार यदि अपनी कृति में शैली को कलात्मक ढंग से नहीं प्रस्तुत करता है तो वो पात्रों के चरित्र विकास एवं उनके भावों को भी प्रकट करने में असमर्थ रहता है, जिससे पाठकों के लिए वह कृति नीरसी हो जाती है, चाहे उसके विचार एवं आदर्श कितने ही यथार्थ क्यों न हो। इसी से कुशल कलाकार निर्जीव पात्रों में प्राणों का संचार करके कृति में कलात्मकता पैदा करता है। इस संबंध में डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है कि उपन्यासों में चरित्र चित्रण के संबंध में एक बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा है कि उपन्यासकार को अपने पात्रों के विषय में सब कुछ ही एक समय में नहीं कह देना चाहिए। उसे यथा स्थान पहले अपने पात्र के चरित्र के विषय में मुख्य मुख्य बात कह देनी चाहिए और तब उसे छोड़ देना चाहिए, जिससे वह दूसरे पात्रों के प्रभाव एवं अपनी स्थिति और अपने अनुभव के अनुसार अपने चरित्र को क्रमशः प्रस्फुटित करता जाए। अब पात्र और चरित्र चित्रण के अंतर्गत ये भी जान लेना आवश्यक है कि पात्र कितने प्रकार के होते हैं। किसी भी उपन्यास में मुख्य रूप से दो प्रकार के पात्र होते हैं। एक मुख्य पात्र जिसके इर्द गिर्द कहानी मंडराती रहती है, और दूसरा गौण पात्र जिन्हें हम सहायक पात्र भी कहते हैं, क्योंकि सहायक पात्र जो हैं वो उस उपन्यास के कथानक को विकास की ओर ले जाने में पूरी तरह से सहायता करते हैं। और पात्र जितने कम होंगे उतना ही उपन्यास रोचक होगा। यदि पात्रों की संख्या अधिक रही तो पाठक को नीरसता लगेगी और दूसरा उपन्यास उसे समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए एक उपन्यासकार का सफल होना तभी माना जाएगा जब वह उपन्यास में पात्रों की संख्या सीमित रखे। पात्र और चरित्र चित्रण के बाद उपन्यास का तीसरा मुख्य तत्व कथोपकथन अथवा संवाद योजना है। उपन्यास में पात्रों का बातचीत या वार्तालाप ही संवाद कहलाता है। कथोपकथन का नाता पात्रों के चरित्र चित्रण एवं कथा वस्तु के विकास से है। संवादों के द्वारा ही हम पात्रों, उनके क्रियाकलापों और घटनाओं को वास्तविकता के अधिक निकट आते देखते हैं। ये संवाद सुसंबद्ध, क्रमबद्ध, किसी पहलू विशेष की व्याख्या से जुड़े होने चाहिए। उपन्यास में संवाद का प्रथम और मूलभूत कार्य उपन्यास की कथा वस्तु के अवयवों में समबद्धता कायम
रखना है। इस संबद्धता का अर्थ चरित्रों और घटनाओं में तालमेल बिठाना है। ये संवाद केवल पात्रों और घटनाओं से ही नहीं जुड़ते, बल्कि परोक्ष रूप में उपन्यासकार द्वारा व्याख्यायित अंशों को भी प्रभावित करते हैं। संवाद का पात्रानुकूल, आकर्षक, रोचक, ताज़ा, सहज और नाटकीय होना बहुत ही आवश्यक है। हिंदी के उपन्यास विकास के प्रारंभिक युगों में उपन्यास में प्रयुक्त संवादों तथा आधुनिक उपन्यास के कथोपकथन में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रारंभिक उपन्यास अधिकांश घटना प्रधान होते थे। घटनाएं असत्य एवं अस्वाभाविक ही क्यों न हो, उसका उद्देश्य केवल पाठकों का भूल भुलैया में फंसाकर चमत्कृत करना ही था। किंतु आधुनिक युग के उपन्यासों का ध्येय चमत्कारपूर्ण घटनाओं का वर्णन एवं मनोरंजन ही नहीं, अपितु पात्रों तथा समस्याओं का यथार्थ चित्रण भी है। यही कारण है कि पूर्व के उपन्यासों की कृत्रिमता इतिहास की वस्तु हो गई है और धीरे धीरे उसका स्थान स्वाभाविकता एवं मनोवैज्ञानिकता ने ग्रहण कर लिया है। उपन्यासगत पात्रों के यथार्थ जीवन एवं बोलचाल की भाषा को भी जीवन से संबंधित किया गया है। भाषा द्वारा भी कथाकार ने पात्रों के जीवन को मुखरित करना चाहा है। इसलिए कथाकार के लिए ये आवश्यक हो गया है कि पात्रों के कथोपकथन स्वाभाविक एवं प्रभावशाली हों और पाठकों के हृदय पर अपनी छाप छोड़ सके। संवाद योजना को तभी सफल समझा जाता है जब वह हमें संवेदित कर सके। उपयुक्तता तथा अनुकूलता कथोपकथन के लिए प्रमुख तथा आवश्यक गुण माने जाते हैं। यदि एक और उपयुक्त कथोपकथन कथा को चमत्कारिता प्रदान करता है और दूसरी ओर अनुपयुक्त कथोपकथन दोष उत्पन्न करता है, इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसमें संबद्धता और शैलीगत उत्कृष्टता हो तथा वह विविध पात्रों के कार्यकलापों एवं स्वभावों के अनुकूल हो। कथोपकथन के लिए स्वाभाविक तथा हार्दिक होना भी आवश्यक है। कथोपकथन उपन्यासकार के लिए विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि संवाद यदि लंबे लंबे होंगे तो उपन्यास में नीरसता आएगी और संवाद योजना जितनी संक्षिप्त होगी, स्वाभाविक होगी, उतना ही उपन्यास हमें रोचक लगेगा। अब आज इन देश काल और वातावरण के बारे में ना बताकर कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।